चलिए, आज केमिकल काइनेटिक्स का हमारा सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में हमने सीखा। तो एक्चुअली में ये रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, वो मैंने आपको बताया था, और रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको बताया। आज उसमें एक बार एक रिएक्शन के थ्रू थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हुए आगे चलते हैं। ओके, देखिए एक बार मैं हल्के से याद दिला रहा हूँ आपको ब्रीफली। N2 प्लस 3H2 क्या बनाता है, ये ट्वाइस ऑफ NH3। आपको याद होगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का क्या तरीका था हमारा। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम माइनस का साइन लगाते थे और डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा T। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसके पहले हमारा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, वो आप समझेंगे तभी आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका डिटेल नहीं करने वाला हूँ, वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा बता दिया है। माइनस का साइन क्यों लगाया, याद होगा आपको, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है और रेट ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, देन हमने माइनस अप्लाई कर दिया ताकि ये ओवरऑल क्या हो जाए, पॉजिटिव। उसके बाद जब यहाँ +3 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा ऑफ H2 बाय डेल्टा T, और प्रोडक्ट के रेट को लिखने के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं, 1/2 डेल्टा ऑफ NH3 बाय डेल्टा T। ठीक है, आई होप कि आपने ये सारी चीजें पिछले क्लास में ठीक से कवर की होंगी कि रेट कैसे लिखा जाता है। अभी तक आपने देखा कि रेट लिखने के लिए हम ऊपर क्या लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, मतलब टाइम इंटरवल के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है ये आज हम लोगों को जानना है। तो आज आपको बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 टाइप के होते हैं। एक सबसे पहले जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज रेट। क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज रेट। ठीक है, अब एवरेज रेट क्या होता है आप ऐसे समझिए, एवरेज वर्ड का मतलब, और दूसरा और 2 नाम भी लिख देता हूं। एक हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में ब्रीफली बोल देंगे थोड़ा, वो है हमारा इनिशियल रेट। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एवरेज रेट पे करने वाले हैं। जैसे एवरेज वर्ड का क्या मतलब है आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप बाइक से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले हैं, तो जहाँ पर रास्ता खाली होगा हो सकता है आपकी बाइक की स्पीड वहाँ अधिक रही हो, जहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह होगी वहाँ आपकी स्पीड थोड़ी कम हो गई हो। लेकिन जब कोई पूछता है तो आप बताते हैं कि एवरेज हमारी स्पीड 30 की या 40 की थी। क्या आपने हर वक्त गाड़ी 30 की स्पीड से चलाई? नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा। तो एवरेज का जब भी एवरेज निकाला जाता है तो वो एक टाइम इंटरवल के अंदर निकाला जाता है, और वो भी टाइम इंटरवल कैसा, फाइनाइट टाइम इंटरवल। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एवरेज रेट पर। ये मैंने आपको याद दिला दिया रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का क्या मेथड था। रिएक्टेंट्स के लिए माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाते हैं, जो भी स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे कोफिशिएंट होगा उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सब कुछ पिछले वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर समझाया जा चुका है। तो आज की बात एवरेज रेट पर। पहले एवरेज रेट, एवरेज रेट जो निकाला जाता है किसी रिएक्शन का, तो वो एक टाइम इंटरवल के अंदर निकाला जाता है, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के। लिख देते हैं यहां पे इन फाइनाइट टाइम इंटरवल। आप एक साथ मत पढ़ लेना दोनों को, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट टाइम इंटरवल। ठीक है, फाइनाइट टाइम इंटरवल। जैसे इसके लिए आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाएंगे, तो आप उसको देखिए। पहले मैं आपको रिएक्टेंट का ग्राफ बना के दिखाता हूं। अगर आप रिएक्टेंट के ग्राफ को ठीक से समझ जाएंगे तो आप प्रोडक्ट को भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सपोज यहां पर ग्राफ में हम ले रहे हैं टाइम इंक्रीज कर रहा है, और यहां कौन है,
कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, किसके लिए बना रहे ग्राफ अभी, रिएक्टेंट के लिए। ओके, तो आपको पता होगा कि शुरुआत में जैसे रिएक्टेंट का, और मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपके पास सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंट ये 100% होगा, और प्रोडक्ट उस समय क्या होगा, 0%। धीरे धीरे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो स्टार्टिंग में ये 0 टाइम है, इस टाइम पे मान लीजिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, क्योंकि इस लाइन को कौन, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो आप देखो कि सपोज हमने यहाँ पे C0 मान लिया, क्या मान लिया, C0। C0 जो है वो स्टार्टिंग में आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब दो अलग अलग टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको मैंने जैसा बताया कि एवरेज रेट जो निकाला जाता है वो कहाँ निकाला जाता है, इन फाइनाइट टाइम इंटरवल। अगर इनको हटा भी दें, चलो हो सकता है कंफ्यूजन बना रहे, तो हमने इनको हटा दिया, फाइनाइट टाइम इंटरवल के अंदर में ये निकाला जाता है। ठीक, तो चलिए सपोज रिएक्शन स्टार्ट हुआ T1 टाइम, T1 टाइम में क्या कंसंट्रेशन था, तो आपको जैसा कि पता है कि रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा वो कंज्यूम होगा, मतलब वो कम होता चला जाएगा। तो एक बार हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए हमने किसका ग्राफ बनाया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, ये स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्यों हो गया, बिकॉज कुछ टाइम के बाद हर एक रिएक्शन किस में चला जाता है, इक्विलिब्रियम में। समझे, इक्विलिब्रियम में जाने का मतलब है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए हमने लास्ट में लाइन को क्या कर दिया, स्ट्रेट। कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, आप तो पहले भी जानते हैं, आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा, इसलिए हमने लाइन को क्या कर दिया, स्ट्रेट। लेकिन आप नोटिस करिए, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। अब हमने एक टाइम डिसाइड किया T1, कि T1 टाइम पर क्या है कंसंट्रेशन। तो T1 टाइम पर आप देखिए इस एक्सिस को हमने यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मीट करा दिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको मिलाना आता है ना, कि मान लीजिए T1 टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है हमें ये जानना है, तो हम कंसंट्रेशन पर गए और कंसंट्रेशन के ग्राफ से हमने इस एक्सिस को मिला दिया। लेट यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या मान लेते हैं, C1। किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का। शुरुआत में कितना था, स्टार्ट में C0, T1 टाइम बीतने के बाद जो कंसंट्रेशन बना वो कितना हमने मान लिया, C1। और जब आपको बताया कि एवरेज रेट निकालना है तो आपको किसमें निकालना है, टाइम इंटरवल में। तो एक टाइम हमने लिया, चलिए थोड़ा टाइम और आगे लेके चलते हैं। सपोज T2 टाइम, अब वहाँ 5 है 10 है जो भी है आप देखिए, है ना, 5 10 15 रख सकते हैं। T2 टाइम में कंसंट्रेशन कितना होगा, देखिए इसको मिलाया हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन को, और कैसे मिलाया है सोचिए, इस तरफ, क्योंकि ये हमारा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने क्या लिख दिया, C2। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, और T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, C2 है। और आप यहाँ देख के समझिए तो आपको ये पता चल रहा होगा, here T2 is greater than T1, टाइम T2 ऑब्वियसली 5 10 15 ये बड़ा है ये छोटा है। कंसंट्रेशन में कौन सा बड़ा है, कंसंट्रेशन में कौन बड़ा है, C1। C1 is greater than C2। डेफिनेटली रिएक्टेंट है तो शुरुआत में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और टाइम जब बीतेगा तो कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इसलिए C1 जो है वो C2 से क्या होगा, बड़ा होगा। हमारा टारगेट क्या है, रेट निकालने का। ठीक है, चलिए अब रेट निकालते हैं। रेट निकालने का तरीका क्या है, एवरेज रेट के लिए कौन सा साइन लगाने के लिए आपको बताया मैंने, डेल्टा का साइन। कौन सा साइन, डेल्टा। स्टार्टिंग से यही साइन यूज कर रहे हैं, और एवरेज रेट के लिए यही साइन यूज करना है आपको। ठीक है, ये टाइम इंटरवल है। अब आप रेट निकालने का तो मेथड जानते हैं ना, पिछले क्लास में पूरा बताया। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज
ये हमारा रिएक्टेंट का है ग्राफ। तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना है रेट के लिए तो आप आर के लिए तो आप कैसे लिखोगे, आर का कंसंट्रेशन हमने शुरुआत में क्या माना था सी नॉट, या फिर आप नॉर्मली सी भी ले लो, चलो सी लिख देते हैं ताकि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। सी था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस लगेगा और यहाँ पर टी, माइनस का साइन क्यों लगा याद है ना, रिएक्टेंट माइनस लगाते हैं, और ये डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप देखो कि पहले कंसंट्रेशन क्या था C1 और बाद में क्या हो गया C2। किसी का भी चेंज अगर आपको निकालना हो, देखिए किसी का भी अगर आपको चेंज निकालना हो आप क्या करते हो, फाइनल माइनस क्या करोगे आप इनिशियल, याद है ना, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो तो C2 है और जो इनिशियल वो क्या लिया C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यही हमारा एवरेज रेट। समझ पा रहे हैं आप बात को, यहाँ C2 C1 फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम भी फाइनल माइनस इनिशियल। आप सोच के देखिए कि ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं, बिकॉज C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 ये कैसा वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, होगा ना, ये नेगेटिव होगा इसलिए हमने बाहर में क्या लगाया माइनस। क्यों नेगेटिव होगा, बिकॉज C2 छोटा वैल्यू है, C1 बड़ा वैल्यू है। ग्राफ में देखो आप ऊपर कौन है C1, ठीक है। तो ग्राफ में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप इस वीडियो में जैसे आप देखते हो ना एक दो बार देखो, बात को सुनो कि क्या कहा जा रहा है, कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम हो रहा है। T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2। हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा और वहां पर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम लगाया। अब अगर यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा तो हम वो वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर सपोज 0, 5, 10, 15 ऐसी वैल्यू आ जाए, यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसी वैल्यू आ जाए, क्या दिक्कत है ना। C2 का वैल्यू कितना है 0.1, वो रख देंगे यहाँ पे। C1 की जगह कितना है 0.2, वो रख देंगे यहाँ पे। T2 क्या है हमारा 15 और T1 क्या है 5। ये वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और पता कर लेंगे क्या रिजल्ट आए। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा आंसर मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद है आपको ना, यूनिट सब कुछ बताया पिछले क्लास में। तो ये हमारा ग्राफ है रिएक्टेंट के लिए। अगर आप रिएक्टेंट के ग्राफ को अच्छे से समझ चुके हैं तो आप प्रोडक्ट वाला ग्राफ तो और भी इजी वे में समझ जाएंगे। चलिए प्रोडक्ट वाले ग्राफ की तरफ चलते हैं, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्रोडक्ट वाला ग्राफ बना देते हैं। अगर आप रिएक्टेंट समझ गए हैं तो फिर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एवरेज रेट किसी भी रिएक्शन का कहां निकाला जाता है, टाइम इंटरवल के अंदर। अब आप प्रोडक्ट वाला ग्राफ देखिए। सपोज इस तरफ हम ले ले रहे हैं टाइम और यहां हम ले ले रहे हैं कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का। अब आप सोचिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा। प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो रहता नहीं है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है। तो इसका ग्राफ आप देखिए, हमने उठाया और फिर बाद में स्ट्रेट कर दिया। क्यों स्ट्रेट कर दिया, याद है ना, क्योंकि कंप्लीटली रिएक्शन कंज्यूम नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में आएगा तो फिर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, ये देखिए ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, फिर स्ट्रेट हो गया अंत में। कब स्ट्रेट हुआ, व्हेन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। चलिए इस ग्राफ में भी वही काम करते हैं। टाइम T1 लेते हैं, ग्राफ को ऐसे ऊपर लेके आ जाते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन को C1 ले लेते हैं, थोड़ा टाइम और T2। इस बार कंसंट्रेशन क्या ले लिया हमने, C2। डेफिनेटली T1 टाइम पर C1 और T2 टाइम पे C2। लेकिन इस बार आप देखिए कि टाइम बड़ा है तो कंसंट्रेशन भी बड़ा है।
इसलिए इसमें तो हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं। तो रिएक्टेंट से बना है प्रोडक्ट, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, क्या लिखना होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटरवल। तो कंसंट्रेशन आप देखो फिर से यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1 और यहाँ C2 भी ग्रेटर देन C1। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे बनाओगे आप? C2 माइनस C1। क्यों C2 माइनस C1? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब जो एंड में है, इनिशियल जो हमने पहला टाइम देखा, बाय T2 माइनस T1। इसी को कहते हैं एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कहाँ निकाला जाता है? टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सब टाइम इंटरवल के अंदर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट पर। बहुत ही इजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए अब किस तरफ चलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। आप एवरेज रेट समझ गए हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है बस। और एक्चुअली में हमारे काम का कौन है? इंस्टेंटेनियस रेट। क्योंकि आधे घंटे में रिएक्शन का रेट पता करके कोई फायदा नहीं होता है, किसी इंस्टेंट टाइम पे पता किया जाता है। क्या वर्ड मैंने कहा? इंस्टेंटेनियस रेट। तो अभी तक आपने देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आपने रेट लिखने का क्या तरीका सीखा था? रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिखते थे तो आप ऐसे लिखते थे, और प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखते थे? प्लस साइन के साथ लिखते थे ना। अब आप देखिए इंस्टेंट का क्या मतलब है, पहले वो समझते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ग्राफ को देखिए आप, टाइम कंसंट्रेशन। चलिए फिर ले लेते हैं किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट। इस बार एक ही बनाएंगे, ठीक है? तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन डाउन होगा। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर निकालना है। पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। टाइम किस में दिया मैंने? सेकेंड में। और जो कंसंट्रेशन है 0.1, 0.2, 0.3, बस स्टार्टिंग मान लीजिए 0.3 था और वो बाद में कम होने लगा बिकॉज रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। तो कहा आपको कि 10 सेकेंड पर रिएक्शन का रेट क्या होगा? 10 सेकेंड पर रिएक्शन का रेट क्या होगा? मतलब इंस्टेंट टाइम पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइम पर हम लोग डिनोट करने का तरीका चेंज कर देते हैं। वो क्या होता है पहले वो समझिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि 10 सेकेंड में आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप एक बात बताइए कि अगर आपको कहा जाए 10 सेकेंड पर, तो क्या यहाँ कोई टाइम इंटरवल हुआ कि 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं ना। इट मींस इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है नो टाइम इंटरवल। क्या होता है? नो टाइम इंटरवल। नो टाइम इंटरवल का मतलब इंटरवल को, टाइम इंटरवल को कौन डिनोट करता था? डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम इंटरवल कौन डिनोट करता है? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल है ही नहीं, तो फिर डेल्टा टी टेंड्स टू 0। कैसे लिखते हैं? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टेंड्स टू क्या पढ़ते हैं इसको? टेंड्स टू मतलब अप्रोक्सीमेटली, लगभग 0 है। चेंज इन टाइम क्या? लगभग 0 है। अब ये ना क्लास 11 का एक मैथमेटिकल टर्म है, वो आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ब्रीफली, कि जब हमें इंस्टेंट रेट निकालना होगा तो आप ये समझ रहे हैं कि इंस्टेंट रेट में डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा। तो अगर हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाएं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाएं, ये देखिए इसके पास मैं लगा रहा हूं पहले क्योंकि मैंने रिएक्टेंट का ग्राफ बना रखा है। तो क्या होता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखा क्यों? बिकॉज टाइम इंटरवल 0 है।
इसलिए हमने लिमिट क्या लगा दिया, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर, अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो उसको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा बात, कि जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाती है, मतलब पूरा टाइम इंटरवल रहता ही नहीं है, तो जो डेल्टा है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? डी में। ये डी कौन सा डी है? डिफरेंशिएशन वाला डी, आपने फिजिक्स में देखा होगा। डिफरेंशिएशन वाला डी मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, तो आप देखिए इस पूरे को क्या लिख दिया जाएगा, माइनस डी ऑफ आर बाय डी टी। जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इसमें लगा दोगे, मतलब यूज कर लोगे, सिंपल वे में समझो कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इसमें हमने यूज कर लिया। पहले तो ये एवरेज रेट था, मगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगाने का मतलब है देयर इज नो टाइम इंटरवल, और जब दोनों यूज हो गया एक साथ तो क्या बन गया, डेल्टा से वो डी बन जाएगा। और यही तरीका है इंस्टेंटेनियस रेट को डिनोट करने के लिए डेल्टा साइन का यूज नहीं करते हैं, डी साइन का यूज करते हैं। तो हमें क्या लिखेंगे, माइनस डी आर बाय डी टी। ठीक वैसे ही प्रोडक्ट के लिए भी आप लिखेंगे प्लस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पी बाय डी टी, मतलब जहां डेल्टा लगा वहां आप क्या लगा देंगे, डी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंस्टेंटेनियस रेट को डिनोट कैसे किया जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंट का मतलब है देयर इज नो टाइम इंटरवल। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, ये निकाला कैसे जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेंट टाइम मतलब देयर इज नो टाइम इंटरवल। ओके, नो टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और पूरा यूज करेंगे तो डेल्टा या क्या लिखना आपको, डी। अगर आप इसमें यूज करते हो तो क्या होता, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी, इस पूरे को आप क्या लिखेंगे, डी ऑफ पी बाय डी टी। तो आप डी साइन का यूज करेंगे, समझ में आ रहा है? किसके लिए? इंस्टेंटेनियस के लिए। और यही हमारे काम का है, इसी को पूरा आगे डिटेल करना है, हम लोगों को पढ़ना है, यही हमारे काम का होगा पूरा। ठीक है, अब चलते निकाला कैसे जाता है। चलिए यहाँ आइए, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, किस में निकालने को कहा था, 10th सेकंड पर क्या रेट है, 10वें सेकंड पर क्या रेट है। तो उसके लिए ये तरीका है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमसे पूछा जाएगा कि ग्राफ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसका निकाल देते हैं स्लोप। ठीक है, क्या निकाल देते हैं, स्लोप। एक इजी सा मेथड है वो आप देखिए। सपोज 10 सेकंड पर बोला तो हमने क्या किया, 10 से लाइन ऊपर लाया स्ट्रेट, इस पॉइंट पर मैच किया। ठीक है, इस पॉइंट पर मैच किया, और अब इसका स्लोप कैसे निकालना है या इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालना है, आप एक लाइन लो इस तरीके से, थोड़ा सा ग्राफ को मैं ऊपर कर देता हूं। ये देखिए 10 सेकंड को मैंने यहां मिला दिया। ओके, अब यहां पर 0.2 है सपोज, ये लाइन इसको टच करते हुए जाएगा आगे, जहां तक चला जाएगा। सपोज यहां आके मीट किया और यहां क्या है 25 सेकेंड। मतलब मैंने क्या कहा, ग्राफ बनाकर दिखा दे फिर से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। क्या क्वेश्चन में दे रहा है वो देखिए आप कैसे निकालते हैं। पहले तो आप समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, डी से डिनोट क्यों करते हैं, टाइम इंटरवल उसमें 0 नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये ग्राफ है, सपोज ये पॉइंट है और 10 सेकेंड्स यहाँ पर हैं, 5 सेकेंड है, 15 सेकेंड है और 20 सेकेंड है। अगर मान लीजिए इस तरीके का बोलता है कि 10 सेकेंड पर यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेशन 1, 0.2, 0.3, 0.4, किसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का, और ये क्या है, टाइम। क्वेश्चन क्या है, 10 सेकेंड पर क्या कंसंट्रेशन है, क्या रेट है, सॉरी कंसंट्रेशन, क्या रेट है रिएक्शन का। तो रेट निकालने के लिए आपको पता होगा कि हमें क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो इस पर्टिकुलर 10 सेकेंड पर हम इस पॉइंट का क्या निकालेंगे, स्लोप। कैसे निकालेंगे, देखिए ये लाइन को आप ऐसे मिलाओ, ये लाइन देखिए आप, इस पॉइंट को टच करते हुए हमने कर्व के इस पॉइंट पर क्या एक स्ट्रेट लाइन बनाया। जब हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो कंसंट्रेशन को भी कहीं ना कहीं कट करेगा और टाइम को भी कहीं ना कहीं कट करेगा।
तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम इसमें मिलने वाले कंसंट्रेशन को ऊपर रखेंगे और टाइम को नीचे रखेंगे। कंसंट्रेशन हमारा किस में है? मोल पर लीटर में, और टाइम हमारा किस में है? सेकंड में। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 3/200 मोल पर लीटर पर सेकंड। जो भी सॉल्विंग करके आए, मेरा काम यहाँ पे आपको इंस्टेंट रेट क्या होता है वो समझाना था। कैसे निकालेंगे? देखिए आप इस लाइन को ऐसा ऊपर लेके आए, जिस कर्व के जिस पॉइंट पर वो मीट किया उसी पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। डेफिनेटली ये स्ट्रेट लाइन टाइम को कहीं पे कट करेगा और कंसंट्रेशन को भी कट करेगा। वही कंसंट्रेशन और वही टाइम हम यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल तरीका है। इंस्टेंटेनियस हालांकि यूज में आएगा नहीं आपको, फिर भी आप समझ लो कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस रेट को डिनोट करने के लिए क्या लगाया जाता है? डी। और यही हमारे काम करेगा पूरे चैप्टर के अंदर। तो एवरेज रेट आपको क्लियर हो गया और इंस्टेंटेनियस रेट क्लियर हो गया। अब आपको इनिशियल रेट के बारे में बता देते हैं, ठीक है? और आप देखिए इनिशियल रेट क्या होता है, बड़ा छोटा टॉपिक है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हमारा टॉपिक क्या है? इनिशियल रेट। इनिशियल रेट कुछ नहीं है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, जब बाइक स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो आप शुरुआत में देखते होंगे कि बाइक को ऐसा एक्सीलेटर दे रहे हैं, ब्रेक लगा के रखा है, क्लच जैसे ही छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ा उस इंस्टेंट टाइम पर जो भी स्पीड होगी उसी को हम लोग इनिशियल स्पीड बोलते हैं। वैसे ही इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट का मतलब क्या है? बस इतना समझ लो कि इनिशियल रेट का मतलब है, जैसे मान लो कि dR/dt रिएक्टेंट के लिए बना रहे हो, ठीक है? और आपको क्या करना है, वहां पे टाइम में क्या रख देना है? 0। टाइम में क्या रख देना है? 0, ठीक है? तो इनिशियल रेट का मतलब टाइम क्या रखना है? 0। आपको अगर मान लीजिए कि कंसंट्रेशन दिया 2 - 2 + 30 t - 2t स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन है कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, और आपको कह रहा है कि इनिशियल रेट फाइंड करो। तो आपको क्या करना होगा? इसको डिफरेंशिएट कर देना होगा। बायो वाले के लिए थोड़ी दिक्कत है, दो तीन फॉर्मूला है वो देख लो। dt⁴n = n⁻⁴। एक फॉर्मूला ये देख लो, dt/dt = 1। और ये देख लो कि कांस्टेंट के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है? 0। तो ये तीनों फॉर्मूला बस यहाँ पर यूज होगा, बहुत ज्यादा काम नहीं है। 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस 30 कांस्टेंट है, तो 30 को डिफरेंशिएट तब मत करना जब उसके साथ कोई वेरिएबल हो, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होगा तो कांस्टेंट को सिर्फ बाहर खड़ा कर देना, ओके? वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना t को। तो जब t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 2 कांस्टेंट है लेकिन साथ में वेरिएबल भी, इसलिए हमने 2 को बाहर रखा। t² इस फार्मूला पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2t। ये तो हमने dc/dt निकाला, मतलब रेट ऑफ चेंज निकाला या रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। लेकिन हमें कौन सा रेट निकालना है? इनिशियल रेट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? टाइम क्या डालना पड़ता है? 0। तो अगर आपको इनिशियल रेट निकालना है तो dc/dt और टाइम की जगह क्या डालोगे? 0। जब आप 0 डालोगे तो ये वाला कंप्लीट खत्म हो जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी 0 है, बचेगा क्या? 30। हमारा आंसर होगा 30 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए आप? ये इनिशियल रेट है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। बस टाइम 0 रख देना है dc/dt में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में हमें क्या रखना? टाइम 0। जो भी रिजल्ट निकलेगा दैट इज इनिशियल रेट। ये तो हमारा हो गया एवरेज रेट, इनिशियल रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो बात होगा फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।